नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी साथियों का मैं विवेक मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जो कि भारतीय संविधान का भाग 5 होता है। और इसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 के बीच में करीब करीब 100 अनुच्छेदों के बीच जो संघ से संबंधित जितने भी सरकार के अंग होते हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो या फिर न्यायपालिका, इन सभी की बात हम लोगों ने किया है। अब इसमें से आप देख लीजिए कि अनुच्छेद 52 की बात हम लोग कर चुके थे। जो मोटा मोटा राष्ट्रपति के बारे में जानकारियां होती हैं, इन सभी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है अपनी पिछली क्लास में। तो जो पहले पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा ताकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाए। और दूसरा एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना आप बढ़ाइए। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अब आपको, जैसे पीजीटी का एग्ज़ाम अगर आप देने चल रहे हैं या फिर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने चल रहे हैं, तो सवालों का नेचर जो है अब समय के साथ थोड़ा सा बदल भी रहा है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वेरियस पॉइंट आपको हो उससे जुड़ा हुआ, उन सभी को एक साथ एक जगह पर कंप्लीट करिए, ताकि अच्छे तरीके से आप चीज़ों को तैयार भी कर सकें। और न सिर्फ आप तैयार करिए बल्कि उसके लिए लगातार प्रैक्टिस भी करते रहिए। उम्मीद जताई जा रही है कि एग्ज़ाम आपका जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि अब हलचलें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मे बी अक्टूबर तक आपको कोई न कोई एक खुशखबरी मिल जाए, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। खास करके एलटी ग्रेड और फिर जीआईसी लेक्चरर को लेकर आपको सूचनाएं मिल सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा हुआ था। तो इसको आप देख ही सकते हैं। कभी कभी देखिए संघ से संबंधित कार्यपालिका कहाँ पर दिया गया है या फिर विधायिका कहाँ पर दिया गया है, तो ऐसे जो रेंज हैं आर्टिकल्स के वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको जो शुरुआत करनी होती है वो होता है आपका कार्यपालिका। और इसके लिए साथियों आर्टिकल आपको ध्यान में क्या रखना है, आर्टिकल आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 52 से लेकर के 18 के बीच में। और इसके बाद में अगर हम लोग लेजिस्लेटिव की बात करेंगे तो आर्टिकल 79 टू 123। और अगर जुडिशरी की बात करते हैं तो आर्टिकल 124 टू 147। और सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 148 टू 151 आपको ये ध्यान में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बार बार आप रिवाइज करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। अब इसके बाद देखिए हम लोगों ने कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा हुआ था। आर्टिकल 52 हम लोगों ने पढ़ा, आर्टिकल 53 के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये सारी बातें जो हैं, इन सभी की बात हम लोगों ने किया हुआ है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। बट दोस्त एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के अंदर ये कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति के साथ जो कार्यपालिका शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्ति को हम लोगों ने केंद्र और राज्य के रूप में तो डिवाइड किया ही था, लेकिन इसी के साथ साथ में आप इसको एक तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एक को, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर दो आप कार्यपालिकाओं को इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव होता है, एक को कहेंगे वास्तविक कार्यपालिका, और दूसरे को दोस्त हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। बात कन्फर्म है, इसको कहा जाएगा नाम मात्र की कार्यपालिका। अब एक सवाल आपसे बहुत छोटा सा पूछा जाता है कि नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियां किसके पास होती हैं, तो ध्यान रखिएगा ये किसमें निहित होती हैं, ये निहित होती हैं प्रेसिडेंट में यानी कि राष्ट्रपति में। जब वास्तविक की बात करते हैं तो ये किसमें निहित होती है, ये निहित होता है प्रधानमंत्री और उसकी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में ये
निहित होता है। तो एक चीज आपको यहाँ पर और भी ध्यान में रखना है। अब इसी बात को अगर हम लोग कंपेयर कर लें किसके साथ, ब्रिटेन के साथ कंपेयर करेंगे, तो वहां पर जैसे राजा या रानी होता है, लेकिन राजा या रानी में एक चीज का डिफरेंस आपको पाया जाता है कि यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर होता है ये वंशानुगत। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति कैसा होता है, हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो होता है निर्वाचित। और इसी वजह से चूंकि हम प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट कहते हैं, हेड ऑफ स्टेट इसको बोला जाता है, और ये कैसा होता है, निर्वाचित। और इसी का मतलब क्या होता है, गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक इसको बोला जाता है। तो ये एक चीज आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको एक पॉइंट यहाँ पर और भी ध्यान रखना है कि ये संविधान का अध्यक्ष होता है, संविधान का अध्यक्ष होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री जो होता है ये शासन का अध्यक्ष होता है। शासन का अध्यक्ष कौन होगा, एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और जब बात करते हैं कि संविधान का अध्यक्ष कौन होता है या देश का अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा वहां पर आपको लगाना होगा राष्ट्रपति को यानी कि प्रेसिडेंट को। तो यहां तक बात आप ध्यान रखिए। इसके बाद हम लोग बात कर चुके हैं आर्टिकल 74 की, और आर्टिकल 74 में आपको दिया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा मंत्री परिषद या फिर यूं कह लें कि जितने मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इस बात का जिक्र आपको मिलता है आर्टिकल 74 के अंतर्गत ही। और अगर आपको याद हो तो यही सवाल आपको इस बार जो साल 2021 में प्रवक्ता का एग्जाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, तो वहां पर आपसे ये सवाल, ये आर्टिकल आपसे पूछा गया था। तो ऐसे सवालों के लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। दोस्त यहाँ पर आप देखिए तो दिया गया है आर्टिकल 74 के बाद हम लोगों को बात करनी है आर्टिकल 54 की। इसके बारे में हमने आपको थोड़ा सा जानकारी दे दिया था। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पर और भी ध्यान में रखने की जरूरत है। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो आप जानते हैं कि अप्रत्यक्ष होता है यानी कि इनडायरेक्टली होता है, और इसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। और इस निर्वाचक मंडल का कार्य सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर जितने भी निर्वाचक मंडल में जितने लोग शामिल होते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के पश्चात ये सभी क्या हो जाते हैं, ये निर्वाचक मंडल जो होता है वो भंग हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आप देखिए तो यहाँ पर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखने योग्य है, और वो पॉइंट आपके लिए होता है, यहाँ पर दिया गया है कि सभी निर्वाचित, यहाँ पर भी आप कॉमन देखेंगे तो निर्वाचित, यहाँ पर भी देखेंगे तो निर्वाचित। और इस बात से आपको एक कंफर्म हो जाता है, एक कंफर्मेशन आपको मिल जाता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में यानी कि राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें केवल और केवल कौन से सदस्य शामिल होते हैं, तो केवल यहाँ पर ध्यान रखिएगा निर्वाचित ही होते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेता है। अब इसी बात को थोड़ा सा आप और ध्यान से इस बात को अगर समझेंगे तो यहाँ से आपको ये कन्फर्म हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, इसे हम लोगों को ध्यान में रखना है। कई बार सवाल आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस मिल जाते हैं, तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत आपको पड़ेगी। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से आपको जो दिया गया है, सबसे पहला आपने क्या देख लिया है, पहला पॉइंट क्या दिया कि हमने कहा है कि इसमें पहला कौन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपने देखा है कि संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के
निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। एक पॉइंट आपको ये कंफर्म हुआ। अब इसमें जरा ध्यान रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य का मतलब कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, दो सदन आपके होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, एक सदन आपका होता है, और दूसरा सदन कौन सा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। और आप जानते हैं कि लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रथम सदन या फिर इसको हम लोग जनता का सदन कहते हैं। ये बात तो आपको कन्फर्म है। और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा राज्यसभा के बारे में कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दूसरा सदन, या फिर आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राज्यों का सदन कहते हैं। राज्यों का सदन इसको कहा जाता है। कंपेयर करेंगे हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के, जहां पर आपको सवाल पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। फिलहाल हम लोगों को बात यहाँ पर सिर्फ इतनी करनी है। हालांकि जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते आए हैं कि लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, ये संविधान के अनुसार बहुत सही नहीं होता है, क्योंकि संविधान में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है या फिर लोकसभा निम्न सदन है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा गया है, आर्टिकल 79 में लिखा गया है कि केवल और केवल जो हमारी संसद है वो दो सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगा। तो यहाँ पर दो सदन में ये डिफरेंशिएट नहीं किया गया है कि ये उच्च सदन है या फिर ये निम्न सदन है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स की बात हम लोग करते हैं, उसी तरीके से हम लोग एक परंपरा के रूप में इस बात को बोलते आ रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरी तरीके से सही नहीं होता है। चर्चा इसके आगे हम लोग करेंगे डिटेल्स में। अब यहाँ पर देख लिया आपने कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब एक एक करके थोड़ा समय और डिटेल्स में अगर जाऊं तो आप जानते हैं कि जो राज्यसभा है इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम मेंबर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। और जब बात करते हैं लोकसभा की तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं, वर्तमान की हम लोग बात कर रहे हैं 550 यहाँ पर। और इसी में अगर आप देखेंगे तो जो ये 250 आपको दिया गया है, इस 250 में से 238 सदस्य कहाँ से आते हैं, 238 मेंबर, और इसके बाद यहाँ पर हैं 12। तो 238 सदस्य कहाँ से आते हैं, इनके चुनने का जो आधार और तरीका है ये कहाँ से आएंगे, तो ये आते हैं राज्यों से व कहां से, तो केंद्र शासित प्रदेशों से। राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से इनको लिया जाता है और इसके लिए भी एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, उसी के जरिए इनका इलेक्शन होता है। यहाँ पर जो हम लोगों ने 12 सदस्य की बात करी है, ये क्या होते हैं, इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। ये तो आपको पता होगा, ये मनोनीत करता है। और टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर 12 सदस्य होते हैं। और कहाँ से आते हैं, जरा इसकी चर्चा हम लोग अगर करें, ये कहाँ से आएंगे, तो ये आते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा में। साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा, ये 4 आधार होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो उन लोगों को भी, जो सदन हमारा है, उन सदन को उनका लाभ मिल सके उस चीज का, उनकी विद्वता का या उनकी जो विशेषज्ञता है। इसीलिए राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति इन आधारों पर नॉमिनेट करता है। ये बात कन्फर्म हुई। अब यहाँ पर जो 238 सदस्य आपको दिए गए हैं, इस 238 सदस्यों में से आपको ध्यान में क्या रखना है, ये 238 में से अब इलेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में इलेक्शन केवल 233 सीट पर ही इसका इलेक्शन होता है। 5 सीट जो है वो सैंक्शन नहीं है, ये
अलॉट नहीं है, 5 सीटों पर इलेक्शन नहीं होता है, 233 सीटों पर ही यहाँ पर इलेक्शन होता है। राज्यों से भी आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 सीटें मिलती हैं राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग पुडुचेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 सीट मिलती है। अब यहाँ से हम लोगों ने राज्यसभा से जुड़ा हुआ जितना भी पॉइंट था उसको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से आप ध्यान रखिएगा एक पॉइंट कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कितने लोग भाग लेने वाले हैं, तो इनकी संख्या यहाँ पर है 233 लोग यहाँ से आएंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। अब इसी तरीके से हम लोगों को बात करना है किसके बारे में, लोकसभा के बारे में। और लोकसभा के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है, 550। और इस 550 में से आप जानते हैं कि 530 सीटें जो होती हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए होती हैं। यहां से आप नोट करिएगा, इस 550 में से 530 सीटें जो हैं ये कैसे होता है, ये होते हैं राज्यों से। और इसमें आप जानते हैं कि इनमें प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और 20 सीट जो यहाँ पर होती हैं उसमें इलेक्शन कहाँ से होता है, तो यूनियन टेरिटरी से इनका इलेक्शन होता है। हमने आपको यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि अभी तक 552 मैक्सिमम हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 550 लिखा हुआ है। इस पर आएंगे, लेकिन अब यहाँ पर पहले ये कंफर्म करिए कि 20 सीटें यूनियन टेरिटरी को मिली हुई हैं, लेकिन जो अलॉटेड हैं इसमें से वर्तमान में वो केवल और केवल 17 सीटें ही क्या हैं, वो अलॉटेड हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो 543 सीटों पर इलेक्शन होता है। टोटल अगर आप देखेंगे तो 543 सीटें, ये 13 होगा, तो 543 सीटें ही होती हैं जिस पर इलेक्शन होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 543 सीट है, 543 सीटों पर ही क्या होता है, इलेक्शन होता है। यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्यसभा से कितने लोग आएंगे वोट करने के लिए, 233, और लोकसभा से कितने आएंगे, 543। एक चीज यहाँ पर जो हमको और आपको हो सकता है कि डाउट हुआ हो कि हमने यहाँ पर +2 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि संविधान का 104वां संविधान संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसी संशोधन के जरिए आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 331 इसमें भी परिवर्तन किया, और साथ ही साथ जो 2 सदस्य लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत होते थे राष्ट्रपति के जरिए, इनकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो आप एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, 104वें संविधान संशोधन के जरिए साल 2019 में हुआ है ये बात। और यहाँ से क्या प्रावधान किया गया कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन कितने लोग होते थे, 2, इनको मनोनीत कौन करता था, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब एक बड़ा प्यारा सा सवाल आपसे यहाँ पर है, सवाल आपसे है कि क्या एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो एंग्लो इंडियन जो होता है, एंग्लो इंडियन जो होता है ये क्या वोट करेगा या नहीं करेगा, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि एंग्लो इंडियन जो होता है ये वोट करेगा कि नहीं। अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा कि एंग्लो इंडियन जो होता है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट बिल्कुल कर सकता है, बस शर्त इस बात की है कि वो इलेक्टेड होना चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए। यानी कि नॉमिनेशन अगर हुआ है उसका, हालांकि अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर एंग्लो इंडियन कोई है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इस आधार पर राज्यसभा में नॉमिनेट होता है तब वो वोट दे सकता है। और अगर कोई एंग्लो इंडियन व्यक्ति है और वो चुनाव लड़ करके जीत करके सदन में आया हुआ है
तो उस कंडीशन में भी वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करने का पूरा अधिकार रखता है। तो ये बात आपको यहाँ पर कंफर्म हो गई, मतलब कि यहाँ पर जो बंदिश लगाई गई है वो एंग्लो इंडियन के लिए नहीं है, बल्कि बंदिश इस बात की है कि वो नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए बल्कि इलेक्टेड होना चाहिए। क्यों ऐसा प्रावधान किया गया है कि नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं होना चाहिए? तो इसलिए किया गया ताकि राष्ट्रपति के पक्ष में वो वोट न करने पाए, इस बात का काफी ध्यान रखा गया ताकि पक्षपात न होने पाए। दूसरा एक चीज आप यहाँ पर और भी ध्यान में रखिएगा कि नॉमिनेटेड मेंबर जो 2 एंग्लो इंडियन के होते थे, ये राष्ट्रपति को जब ये विश्वास हो जाए कि एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई भी सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है, तो उसी कंडीशन में राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट करता था। क्लियर हो गया होगा यहां तक की सारी बातें। अब इसके बाद देखेंगे तो दूसरे पॉइंट पर, ये तो हो गया सदन से लेकर के संसद में। अब दूसरे पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इसी तरीके से हम लोग कहां से लेके आते हैं। अब हम लोग चलेंगे राज्य में। जब राज्य में आप चलते हैं तो यहां पर आपको 2 सदन देखने को मिलता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं, जो कि इक्वल होता है करीब करीब किसके, राज्यसभा के। और दूसरा कौन सा होता है, तो यहां पर होता है दूसरा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विधान सभा कहते हैं। तो यहां पर भी 2 सदन हो गए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद का प्रावधान प्रत्येक राज्य में नहीं है। मैं रीजन के साथ बता रहा हूं, प्रत्येक राज्य में नहीं है। और इसी वजह से क्या हुआ है कि ये शामिल नहीं किया गया है। कहां पर, राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। एक पॉइंट आप और ऐड कर लीजिए, ये मनोनीत हो तो भी और इसके अलावा ये निर्वाचित हो तो भी कंडीशन यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, बट वो विधान परिषद का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या दिया गया है आपको, विधानसभा। तो विधानसभा में आप जानते हैं कि यहाँ पर मनोनीत सदस्य भी होते हैं, यहाँ पर भी मनोनीत सदस्य भी होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं। तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए मनोनीत सदस्य जो हैं उनको शामिल नहीं किया गया है, केवल और केवल यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों को ही शामिल किया गया है। ये बात कन्फर्म हो गई। अब यहाँ से जितने लोग जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं MLA। मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बोला जाता है। यानी कि क्या हो गया, शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, भौकाल टाइट करने के लिए तो इसको कहा जाता है कि विधायक हैं। तो यहाँ पर जो राज्य विधानसभा से चुन करके सदस्य आते हैं यानी कि इलेक्टेड होते हैं, केवल और केवल राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए वोट वही करते हैं, और इनको ही हम क्या कहते हैं, आमतौर पर विधायक कहते हैं। अब दोस्त यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम लोग विधायकों की बात कर लिए हैं, अब तीसरे नंबर पर हम लोगों को शामिल किसको करना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि तीसरे नंबर पर कौन शामिल हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा आपका दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य। तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कौन शामिल हो जाता है, तो यहाँ पर भी चूंकि दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है, विधानसभाएं हैं, तो इसलिए यहाँ के सदस्य भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और केवल कैसे होने चाहिए, तो ध्यान रखिएगा निर्वाचित होने चाहिए। ये बात कंफर्म हुई। अब इस व्यवस्था को चूंकि बहुत पहले तक की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में इनको शामिल नहीं किया गया था,
इनको शामिल किया गया है 70वें संविधान संशोधन के जरिए। कब शामिल किया गया? तो 70वें संविधान संशोधन के जरिए इसको शामिल किया गया। और कब हुआ है? तो 1992 में इस बात को शामिल किया गया। अब एक चीज आपको और जानते होंगे, 69th अमेंडमेंट एक हुआ है, 69th अमेंडमेंट हुआ है, और ये कब हुआ था? 1991 में इसको किया गया। और अगर आपको याद हो तो इसी अमेंडमेंट के जरिए दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ध्यान रखिएगा, दिल्ली को क्या किया गया? स्पेशल स्टेट बनाया गया। और इसी के साथ साथ में आर्टिकल 239 ए इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया? इसके अंतर प्रावधान किया गया दिल्ली को राजधानी क्षेत्र के रूप में, दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। किस आर्टिकल के जरिए? तो आर्टिकल 239 ए के जरिए दिल्ली को राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। अब यहां से सभी बातें आपको कंफर्म हो गई। अब दूसरा सवाल आपको पूछा जाता है, और कंसेप्ट के लिए भी आपको जरूरी है कि इस बात को आप समझें कि जितने भी यहाँ पर विधायक या सांसद, चूंकि आप जानते हैं कि जितने भी आपके सांसद होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सांसदों को हम लोग कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इनको हम लोग क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, या इन्हीं को कहते हैं सांसद। तो ये बात कंफर्म हो गई यहां तक। अब इसके बाद जितने भी आपके सदस्य होते हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, ये सभी वोट करने जाते हैं। और आपने यहां पर देखा हुआ है कि टोटल कितने वोट करने जाते हैं? तो यहां पर 233 हैं, 543 हैं। तो ये दोनों लोग मिल करके जाएंगे वोट करने। और इसके साथ साथ में जितने भी आपकी पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जितने विधायक होंगे उन सभी को भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो कुल अगर केंद्र शासित प्रदेशों सहित अगर हम लोग बात कर लें कितने विधायक होते हैं, तो 4033 विधायक होते हैं और 776 जो हैं वो आपके सांसद होते हैं। तो पार्लियामेंट में कितने मेंबर हैं? वर्तमान में दोनों को मिलाएंगे तो 776 होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर एमएलए की बात करते हैं तो इनकी संख्या होती है 4033। इतने लोग क्या करते हैं? राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं। तो 6 3 9 हो गया, 7 3 10 हो गया, और 7 4 11 1 12। यहां पर ध्यान रखिएगा 776 इसको ऐड कर लीजिएगा, 776 हो जाएंगे। तो ये हो गया 6 3 9, 7 3 10 की 0 1, 7 1 8 हो जाएगा। 4809 सदस्य जो होंगे, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हों चाहे वो सांसद हों, इन सभी को शामिल करेंगे तो टोटल 4809 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं। यहां तक की बातें कंफर्म हुई। अब इसके बाद दूसरा एक पॉइंट आप सुनते होंगे, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो वहां पर सुनते होंगे कि 5 लाख वोट पड़े या 8 लाख वोट पड़े। तो इस तरीके की जो भी कंडीशन आपके सामने आती है, अब आप जरा सोचिए कि हर एक राज्य का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और जितने भी लोग वोट करते हैं, जितने भी राज्य के अलग अलग विधायक हैं जो वोट करते हैं, इन सभी की अगर हम लोग चर्चा करें तो इनके लिए एक मत मूल्य निकाला जाता है, यानी कि वोटिंग वैल्यू इनकी निकाली जाती है कि एक विधायक के मत का मूल्य कितना होगा, यानी कि एक विधायक कितने वोट के बराबर होगा। तो ये डिपेंड करता है प्रत्येक राज्य की जनसंख्या कितनी है, यानी कि वोटिंग वैल्यू ऑफ एमएलए और एमपी ये डिपेंड करता है किस पे? जनसंख्या पर डिपेंड करता है। तो अगला पॉइंट आपको इसी बात पर चर्चा करनी है, मत मूल्य निकालना। तो जब हम लोगों को मत मूल्य निकालने की बात आएगी, हेडिंग आप बनाइएगा मत मूल्य।
तो मत मूल्य की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जब हम लोगों को विधायकों का मत मूल्य निकालना हो, विधायकों का मत मूल्य निकालना हो, तो विधायकों के मत मूल्य को हम क्या कहते हैं? विधायकों का जो मत मूल्य होता है वो होता है राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बटे क्या कर देंगे? विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये कर देंगे। और जितना आएगा उसमें से आपको क्या करना है? यहां पर डिवाइडेड बाई 1000 कर देना है। हालांकि हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इसका कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन आवश्यकताएं इसकी पड़ सकती हैं, तो इस बात को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि अब हम लोग अगर बात कर लें, एग्जाम्पल एक लेते हैं अच्छा एक चीज आप यहां पर पहले समझिए, यहां पर जो हम राज्य की जनसंख्या लेंगे, राज्य की जनसंख्या हम 1971 की जनगणना के अनुसार लेंगे। 1971 की जनगणना के अनुसार इसको हम लोग काउंट करेंगे। अब इस पर भी आप देखिए, जैसे 1951 में वोट हुआ, 1961 में भी हुआ, 1971 में भी हुआ, ये सारी जनगणना होती आई। और बीच में ही आपने देखा था इंदिरा गांधी के टाइम पर आगे चल करके, तो वहां पर क्या किया गया? वहां पर यह किया गया कि जितने भी राज्यों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही थी इंदिरा गांधी के टाइम पर, राजीव गांधी के टाइम पर भी आपने देखा होगा इस चीज को, तो राज्यों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने क्या किया था? पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात किया था। खास करके राजीव गांधी जो हैं वो काफी प्रचलित थे, जो नसबंदी वाला टाइम था उस टाइम पर, तो इमरजेंसी के टाइम पर ये सारी चीजें हुई। तो वहां पर एक संशोधन हुआ है, उसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उसको हम लोग कहते हैं 42nd अमेंडमेंट। और जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसी के जरिए क्या कहा गया कि जो जनगणना हम लोग यहाँ पर काउंट करने वाले हैं, इसको हम लोग कब तक लेंगे? इसको हम लोग ले लेंगे 1971 की जनगणना को काउंट करेंगे। और ये कब चलेगा? जब साल 2001 की जनगणना होगी, 2001 की जनगणना होगी, इसके जो आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे, तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1971 की जनगणना को ही हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इसके बाद क्या होता है कि आगे चल करके अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर 84th अमेंडमेंट हुआ था। और 84th अमेंडमेंट के जरिए इस वाले जो 1971 वाला मैटर था, 84th अमेंडमेंट के जरिए 84वें संविधान संशोधन के जरिए क्या कर दिया गया? ये कर दिया गया है साल 2026 तक। अब साल 2026 तक में जब हम राज्य की जनसंख्या को काउंट करेंगे तो वही रखा जाएगा। अब यहां से एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम लोग बात कर लें, तो इसके लिए उदाहरण आप किसका लेंगे? हम लोग ले लेते हैं उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा होती है। तो उत्तर प्रदेश की अगर वर्तमान की जनसंख्या की हम लोग बात करें, तो ध्यान रखिएगा 1998 1998, और इसके अलावा होता है 12341, 12341। ये किसके अनुसार है? ये होता है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर हम लोग 1971 के अकॉर्डिंग बात करें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, तो 1971 में जनगणना थी 8384 9905। और इसमें हमें डिवाइड कितना करना होगा? उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं?
तो यहाँ पर हो जाती हैं 403 विधानसभा की सीटें। और जब इसमें फिर से हम 1000 से क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तब जाकर के आंसर आपको कितना मिल जाता है, ये मिलता है 208। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि जब ऊपर वाला ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि अंश जो होता है, भिन्न आप पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में, तो जो भिन्न होता है, भिन्न का जो अंश होगा, अंश में अगर ये डिजिट बड़ी होगी तो नीचे वाले से फर्क नहीं पड़ता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा आएगा। अब 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या क्या हो चुकी है, ये प्लस में हो चुकी है। और वर्तमान में अगर इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो करीब करीब ये कितना आ जाता है, तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा ये ज्यादा आएगा, करीब करीब ये 500-800 के आसपास में आएगा। तो इसको कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर सवाल जो ये 208 का आया हुआ है, ये 208 क्या हो गया, ये 208 हो गया यूपी के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य। ये निकल गया। अब इसके बाद आप जानते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो सभी में कितना होता है, सभी में अगर आप, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, यहां पर 208 हो गया एक का, कितना हुआ 208। और अगर यही 208 में हम 403 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो उत्तर प्रदेश में जितने विधायक हैं उन सभी का नंबर आ जाएगा 83,824। ये आ गया कहां का, 83,824। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के कुल 403 सदस्य हैं विधानसभा के निर्वाचित, उन सभी की वोट वैल्यू, ध्यान रखिएगा, उन सभी की वोट वैल्यू 83,824 आ गई। और एक विधायक का मतमूल्य कितना आ गया, 208 आ गया। चूंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ ये सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक किस राज्य के विधायकों का मतमूल्य सर्वाधिक होता है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा आंसर आपका, उत्तर प्रदेश का। मिनिमम कहाँ का होता है, तो सबसे कम की अगर बात करेंगे तो मिनिमम होता है कहाँ का, ये होता है सिक्किम का। और सिक्किम में कितना होता है, केवल 7। और सोचिए सीटें कितनी हैं यहाँ पर, 32। तो ये बहुत कम मतमूल्य दिखाता है। इसके अलावा इसी तरीके से अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में कितना हो जाता है ये, तो ये हो जाता है 8। तो सवाल एक आपसे बन सकता है कि सर्वाधिक मतमूल्य कहाँ के विधायकों का होता है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का। और मिनिमम कहाँ का होता है, तो वो हो जाता है सिक्किम का, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का। कुछ एक राज्यों का बराबर भी होता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा, जैसे तमिलनाडु और झारखंड का 176 के आसपास होता है। तो इसको आप देख सकते हैं। और इस तरीके से अगर सभी यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल की अगर बात करेंगे तो 54,323 कितने होंगे, 54,323 ये आपके क्या हो जाते हैं, 54,354,32,31 ये हो जाएगा। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,43,231 लोग जो होते हैं, ये टोटल कहां से आएंगे, ये टोटल आ जाते हैं 28 राज्य प्लस यूटी से। ये इतने विधायक होते हैं, विधायकों का मतमूल्य होता है जो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करता है। विधायकों की बात खत्म हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग सांसदों का। सांसद का मतमूल्य, सांसद का मतमूल्य आपको अगर निकालना हो तो एक सांसद के मतमूल्य की अगर बात करें तो सभी राज्यों के जितने आपके एमएलए हैं, सभी राज्यों के विधायक, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, और इसमें आपको डिवीजन करना होगा किससे, इसमें डिवीजन करना होगा जितने निर्वाचित सांसद होंगे,
निर्वाचित सांसद होंगे। तो इसमें जब आप इसको रख लेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, ये 54, 32, 31 जब रखेंगे तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा 54, 32, 31 यही था। जितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी विधायकों का मत मूल्य कितना रहा, तो 5,43,231 रहा। अब इसमें आपको डिवाइड करना है किससे, 776 से, जो कि टोटल आपके एमपी हैं। 776 करेंगे तो ये आपको सॉल्व करने पर आता है 700, यानी कि एक सांसद का जो मत मूल्य होता है वो कितना होता है, एक सांसद का मत मूल्य कितना होगा, तो 700 के आसपास में आएगा। और इसके बाद में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इतना हो गया एक सांसद का मत मूल्य, और ये टोटल कितने हैं, तो 776 होते हैं। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब आपके वही आता है 5,43,200 के आसपास आता है। कितना, 5,43,200 के आसपास, यानी कि एक सांसद का मत मूल्य लगभग बराबर होता है एक विधायक के मत मूल्य के। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑन एवरेज बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्टेट वाइज बात करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि वहाँ की जनसंख्या कैसी है। तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब टोटल की अगर बात करते हैं तो दोनों को आप जोड़ लीजिएगा, 10,86,000 प्लस रहते हैं। एक चीज आपको यहाँ पर और भी ध्यान रखना है कि जब ये आप डिवीजन करेंगे, अगर दशमलव के बाद ये 500 से कम रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देंगे। और अगर ये 500 से ज्यादा रहेगा, अगर ये ज्यादा रहेगा तो उसको हम 1 के रूप में काउंट कर लेते हैं। यहां तक की बात आपको कंफर्म हो गई होगी प्रत्येक राज्य के जितने भी विधानसभा सदस्य हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने सांसदों के बारे में भी ये सारी जानकारी आपके लिए इकट्ठा कर लिया। अब इसके बाद यहां से आपको एक चीज ध्यान में रखना है, बात आपको ध्यान में क्या रखनी है कि जितने भी यहां पर सदस्य वोट करते हैं उन सभी सदस्यों के द्वारा जो वोटिंग की जाती है, वोटिंग कैसे होती है, तो वोटिंग के लिए जो बैलेट पेपर मिलता है उस पर क्या होता है, केवल और केवल 2 कॉलम होते हैं। एक के सामने क्या लिखा रहता है, एक में लिखा रहता है अभ्यर्थी का नाम और दूसरी तरफ लिखा रहता है प्रेफरेंस आपको यहाँ पर कैसा दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कैंडिडेट ए बी सी डी ये 4 कैंडिडेट हैं और आपने वोट कैसे दिया, तो वोट आपके अनुसार मान लीजिए कि यहाँ पर जो ए वाला है उसको आप ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बी वाले को आपने अगर ज़्यादा पसंद किया है तो उसके सामने वरीयता क्रम क्या लिखेंगे, 1। बी वाले को मान लीजिए हम तीसरा प्रेफरेंस देते हैं, सी को हम लोग दूसरा देते हैं और डी को हम लोग चौथा प्रेफरेंस देते हैं। इसी के अलावा इसी तरीके से और भी बैलेट पेपर होंगे। अब दूसरे बैलेट पेपर में मान लीजिए कि ये ए बी सी डी हो गया, यहाँ पर हमने बी को क्या कर दिया, 1 दे दिया, इसको हमने सेकंड कर दिया, इसको हमने 4th और यहाँ पर 3rd कर दिया। और इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर भी हमने ए बी सी डी कर दिया। ये 4 कैंडिडेट हमारे पास हो गए। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसको हमने मान लीजिए कि 1 कर दिया, इसको हमने 4 कर दिया, इसको हमने 3 कर दिया, इसको 2 कर दिया। तो इस तरीके से आपको अलग अलग बैलेट पेपर के जरिए ये वोटिंग की जाती है। और जो वोटिंग की काउंटिंग होती है वहां पर आपको ध्यान में रखना है कि एक क्या होगा, पहले राउंड की काउंटिंग की जाएगी और पहले राउंड की काउंटिंग में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कि ए वाला जो कैंडिडेट है, बी वाला कैंडिडेट अगर देखेंगे तो इसको पहले प्रेफरेंस में 1 लोग, 2 लोग और 3 लोगों ने यहाँ पर वोट किया है, तो पहले राउंड में तो ये जीत जाएगा और पहले राउंड में ही ज्यादा लोगों ने इसको प्रेफरेंस दिया है। अब यहाँ पर एक चीज आप और ध्यान रख सकते हैं कि इनकी काउंटिंग के लिए सबसे पहले एक न्यूनतम निर्धारित कोटा यानी कि कट ऑफ जारी किया जाता है। और वो कट ऑफ कितना होता है, कुल पड़े वैध मत बटे करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज +1 करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर ओवरऑल में +1 कर देंगे। फार्मूला इसका क्या होता है, जरा यहाँ पर देखिएगा। फार्मूला इसके लिए अगर आप डिसाइड करते हैं तो इसके लिए क्या होगा, कुल पड़े वैध मत, फार्मूला इसका क्या हो जाता है, इसके लिए न्यूनतम
चुनावी कोटा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूनतम चुनावी कोटा इसको बोला जाता है। इसे प्राप्त करना होगा। दूसरे राउंड की काउंटिंग सिर्फ यही प्राप्त न करने की वजह से करनी पड़ती है। न्यूनतम चुनावी कोटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसका फार्मूला होता है कुल पड़े वैध मत बटे करेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होती है राष्ट्रपति की 1, और यहां पर करेंगे +1, और टोटल में फिर क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। अब जितने भी वोट पड़े हुए हैं, मान लिया कि हमने जितने भी वोट पड़े और x मान लेते हैं, और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 1, +1 करेंगे, और इसको हम लोग क्या कर देंगे फिर +1, तो x/2 और +1 भी कर सकते हैं। ऐसा भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि 50% +1 किया जाता है, लेकिन उसमें सीधा फार्मूला जो होता है वो नंबर ऑफ वैकेंसी और +1 करके इसको डिसाइड किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें जो हम लोगों ने अब तक किया ये आपको समझ में आया होगा। अभी इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको अब ध्यान रखना है, जो हम लोग अभी तक अपनी क्लास में पढ़ रहे थे, तो वहां से बहुत सारे पॉइंट कवर कर लिया गया है, कुछ पॉइंट आपके बचे हुए हैं। तो इसलिए अब पॉइंट पर अगर हम लोग आए तो ये सारे पॉइंट अब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छे तरीके से मैंने आपको सारी बातों को समझा दिया है। पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक इसका कार्यकाल होता है। पुनर्निर्वाचन इसका हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति अगर अमेरिका का हो तो वो केवल और केवल 2 बार ही उसको निर्वाचित रखा गया है। योग्यता की बात हम लोग कर चुके हैं, 35 साल हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। देश के सर्वोच्च नागरिक के लिए भी पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। और दूसरा यहाँ पर कुछ शर्तें दी गई हैं, शर्तों को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये सारी चीजें आप जानते हैं। और जन्म से नागरिक हो ऐसा भी आवश्यक नहीं हो, किसी भी तरीके से नागरिक हो, लेकिन अमेरिका में जन्म से नागरिक होना उसके लिए आवश्यक होता है। नेचुरल जो सिटीजनशिप है वो होनी चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 50, जमानत राशि कितनी 15,000, और ये कब जब्त हो जाती है, तो कुल पड़े वैध मतों का अगर 1/6 जो होता है वो नहीं मिलता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि इसकी जो पद्धति होती है वो अप्रत्यक्ष होती है। और इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, आनुपातिक पद्धति यानी कि प्रेफरेंसेबल आधार पर किया जाता है। गुप्त मतदान पद्धति से होता है। मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का समर्थन नहीं कर सकता है। अक्सर आपको प्रस्तावक और अनुमोदक में कंफ्यूजन होता है, तो प्रस्तावक और अनुमोदक ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग होने चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों अलग अलग होना चाहिए। और ये प्रस्तावक और अनुमोदक कहाँ से आएंगे, तो राष्ट्रपति को वोट करने वाला वो प्रत्येक सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक हो सकता है, जो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हो सकता है। यानी कि कुल कितने हो जाएंगे, 4033 हो जाएंगे आपको राज्यों से। और साथ ही साथ आपको कहां से मिल जाएंगे, सांसदों में 776 आपको मिल जाते हैं। तो इतने सारे लोगों में से कोई भी आपके लिए प्रस्तावक और अनुमोदक होना चाहिए। यानी कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव आपको लड़ने की इच्छा है तो कम से कम आपको 100 लोग जानने चाहिए, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावक और अनुमोदक एक ही व्यक्ति एक ही उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों नहीं हो सकता है, इस बात को यहाँ पर रोका गया है। इसके बाद देखेंगे तो प्रत्येक का एक वोट निकाला जाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने मतमूल्य वगैरह सब देख लिया है, इसको नोट्स में आपको दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। सारे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ दे रखा है। और एक उम्मीदवार साधारण बहुमत के आधार पर जीत हासिल नहीं करता है। फर्स्ट पास्ट पोस्ट एक जो कहावत होती है आपको, इसमें क्या होता है कि जो सामान्य निर्वाचन होता है, लेकिन जब हम लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर करते हैं तो ये आपने पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेयर थे। हेयर ने ही इसको सबसे पहली बार दिया था, तो हेयर प्रणाली इसको कहा जाता है। अल्पसंख्यकों का इसमें फायदा होता है, ये भी सवाल कई बार आपसे पूछा गया। चलिए, अब इसके बाद यहाँ से जितनी बातें हैं ये सारा आपको समझ चुके हैं, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको
नहीं पता है, शपथ भी आप जान चुके हैं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उसकी अनुपस्थिति में जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसी के सामने ये शपथ लेता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करने के लिए शपथ लेना होता है। और इसके बाद में भारत का राष्ट्रपति शपथ किस बात की लेता है ये भी देख चुके थे। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है ये भी हम लोगों ने डिटेल्स में देख लिया हुआ है। ये सारी बात आपको कन्फर्म है, नोट्स आपको मिल जाएगा, उसमें से आप देख लीजिएगा ये सारी बातें। अब यहाँ पर देखना ये है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के पद को रिक्त होने के बाद इसका कार्यकाल कितना होता है। एक तो बहुत सिंपल है कि कोई भी आकस्मिक चीजें न आए, कोई भी आपदा न आए तो राष्ट्रपति अपने काम को 5 साल तक ये पूरा कर सकता है। लेकिन उससे पहले अगर चाहे तो ये राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन दे सकता है अपने हस्ताक्षर के द्वारा, और पद ग्रहण करने के योग्य न हो या चुनाव अवैध घोषित हो जाए तब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। लेकिन कंडीशनल टाइप का सवाल एक आता है कि जब तक ये कन्फर्म न हो जाए तब तक राष्ट्रपति के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य जो होगा वो वैलिड होगा और उसकी पूरी जो वैधता है वो मानी जाएगी। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाने पर भी इसका पद खाली हो सकता है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नया चुनाव करवाना होगा। अगर विलंब होगा तो वही राष्ट्रपति यानी कि जो निवर्तमान राष्ट्रपति है वही अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएगा। कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इसका इलेक्शन आवश्यक होता है, चूंकि यहाँ पर सीट जो है वो खाली नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तो जो निवर्तमान राष्ट्रपति है वही काम करेगा, और इस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट तभी होता है जब किसी आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली होता है। आकस्मिक या अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव संपन्न कराना होगा, और ऐसे में नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक उपराष्ट्रपति जो होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें और इसके आगे की कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपके लिए और भी जरूरी हो सकती हैं, तो यहाँ से आपको ये बात देखना है कि न्यायाधीश, अच्छा एक चीज आप और देख लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो उसके लिए कौन काम करेगा। राष्ट्रपति के अलावा अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो जाए तब वहां पर कौन इसके लिए काम करेगा, तो वहां पर काम करता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी अगर सही तरीके से न हो तो वहां पर काम कौन करता है, वहां पर वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है। यहां तक की बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें अगर हम लोग कि ऐसे कौन कौन से न्यायाधीश रहे हैं जो कि राष्ट्रपति बने हुए हैं, तो ये एक कुछ फैक्ट के रूप में है। हम लोग 1 या 2 की बात करेंगे, बाकी आपको पढ़ना है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में आप जानते हैं कि भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो कि देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया हुआ है। इसके अलावा देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अचानक मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह को बनाया गया था, और तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने भी चुनाव के लिए इस्तीफा दिया हुआ था। हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, और वो भारत के पहले मुस्लिम न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब ऐसे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, तो इसको आप डिटेल्स में पढ़िएगा। मैं नाम लेकर के आपको छोड़ दे रहा हूँ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन नाम आता है, इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी नाम आता है, वीवी गिरी का नाम आता है, आर वेंकट रमन का नाम आता है, और आर वेंकट रमन से बहुत एक आगे चल करके राष्ट्रपति के शक्तियों की जब बात करेंगे तो वहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट मिलता है जो कि पेप्सू वाला स्टेट की बात की गई है। शंकर दयाल शर्मा आते हैं, और इसके अलावा के आर नारायणन आते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां। अब हम लोगों को एक नए टॉपिक, एक नए हेडिंग की शुरुआत करनी है, और उसका नाम है राष्ट्रपति की शक्तियां।
राष्ट्रपति की शक्तियों को बहुत सारे क्लास में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे कार्यपालिकी शक्तियां होती हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बाद विधायी शक्ति होती है लेजिस्लेटिव पावर, न्यायिक शक्तियां होती हैं जुडिशरी, जो फाइनेंशियल होता है, सैन्य शक्तियां होता है, कूटनीति होती है, आपातकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की शक्तियां यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इन सभी बातों को बार बार रिवाइज करिए, अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार करिए ताकि एग्जाम में आप बेहतर कर सकें। क्लास आपको कैसी लगी इसको हमें ज़रूर बताइएगा। कोई सुधार की आवश्यकता आपको लग रही हो तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी कल। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।